हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 6 देखेंगे, टाउन्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन्स। तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम काफी सारी चीजों को देख चुके हैं। हमने देखा जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं उनको हमने देखा, उनके बारे में हमने देखा, इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स कौन से हुआ करते थे उनके बारे में हमने देखा। टेम्पल टाउन्स और पिलग्रिमेज सेंटर्स देखा। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई स्टैच्यूज के बारे में देखा। ब्रॉन्ज क्या होता है उसे हमने देखा। और हमने देखा ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, ठीक है, छोटे छोटे टाउन्स जो है उनके बारे में हमने देखा। टैक्सेस जो है मार्केट में कैसे कलेक्ट करते हैं। ट्रेडर्स जो बड़े और छोटे ट्रेडर्स हैं उनके बारे में भी हमने देखा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे काबुल से, ठीक है। काबुल एक सिटी है अफगानिस्तान में, उसके बारे में हम देखना है। विद इट रग्ड माउंटेनियस लैंडस्केप, काबुल, ठीक है। काबुल कहाँ है? प्रेजेंट है अफगानिस्तान में। रग्ड मतलब उबड़ खाबड़ और माउंटेनियस मतलब जो पहाड़ों वाला लैंडस्केप है। तो काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। बिकेम पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो 16th सेंचुरी के बाद से क्या है? काबुल, ठीक है। काबुल क्या है? एक इंपॉर्टेंट सिटी बन गया। तो काबुल एंड कांदार, ठीक है। काबुल एंड कांदार वेयर लिंक्ड टू सेलिब्रेटेड सिल्क रूट, ठीक है। जो सिल्क रूट है उससे लिंक्ड था काबुल और कांदार। कांदार भी एक सिटी ही है। बिसाइड ट्रेड इन हॉर्सेस वाज, ठीक है। यहाँ ये किस लिए फेमस था? ट्रेड इन हॉर्सेस वाज प्राइमरली carried on through this route in 17th century, ठीक है। 17th century में Jean Baptiste Traviner, a diamond merchant, and estimated that the horse trade at Kabul amounted to rupees 30,000 annually। तो यहाँ पे एक ट्रैवलर है, एक मर्चेंट है, जीन बैप्टाइज ट्रैविनर, ठीक है। इन्होंने क्या बताया है अपने कुछ बुक्स वगैरह में बताया होगा कि जो वहां पे जो ट्रेडिंग हो रहा है, हॉर्स की ट्रेडिंग हो रही है, वो एनुअली कितनी होती थी? ₹30,000। और उस समय 30,000 की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई करती थी। तो विच वॉज अ ह्यूज सम इन दोस डेज। कैमल कैरिड dry fruit, dates, carpet, silk and even fresh fruit from Kabul to the subcontinent and elsewhere। तो जो है, जो ट्रेडर्स है वहां पे, मर्चेंट्स है, वो क्या है? कैमल्स में, ठीक है। ऊंट के ऊपर जो है ड्राई फ्रूट हो गया, डेट्स हो गया, कारपेट्स हो गया, सिल्क हो गया और इवन क्या है? फ्रेश फ्रूट्स जो है उसको काबुल से कहाँ लेके आते थे? हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वहां और भी दूसरे जगहों में। और इसके साथ साथ जो स्लेव्स है, स्लेव्स मतलब गुलाम, इंसान जिन्हें गुलाम बना के रखा जाता था, वो भी यहाँ से बिक्री के लिए आया करता था। उसके बाद हमको देखना है क्राफ्ट्स इन टाउन, ठीक है। तो क्राफ्ट्स इन टाउन, यहाँ पे बिदरी वर्क हमको देखना है, बिदार टाउन के बारे में देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है कैंडल स्टिक। कैंडल मतलब जलाने के लिए एक यूटेंसिल है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए कितना सुंदर से इसको क्राफ्ट किया गया है। और इसमें ब्लैक, ठीक है, ब्लैक का ओवरले किया गया, मतलब ओवरले मतलब यहाँ पे पॉलिश लगाई गई है ब्लैक कलर की। तो इसके बारे में हमको देखना है। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर वेयर सो फेम्ड, से फेम्ड मतलब प्रसिद्ध, फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी, ठीक है। तो जो क्राफ्ट पर्सन थे बिदार के, वो फेमस थे इस तरीके का वर्क के लिए जो कि हुआ करता था कॉपर और सिल्वर में भी। तो उन्हें इसलिए कहा जाता था, इस तरीके का जो वर्क था, इस तरीके के जो यूटेंसिल बनाए जाते थे, इसको क्या कहा जाता था? बिदरी। द पंचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैशन, कारपेंटर वेयर एसेंशियल टू बिल्डिंग ऑफ टेम्पल। तो देखिए यहाँ पे जो पंचालस और विश्वकर्मा कम्युनिटी है, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं? सोनार, गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार हो गया, ब्रॉन्ज स्मिथ मतलब जो ब्रॉन्ज के सामान बनाने वाले, ब्लैक स्मिथ लोहे का सामान बनाने वाले, मैशंस जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, और कारपेंटर्स हो गए। तो ये कारपेंटर्स ये एसेंशियल थे बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स के लिए। तो दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ, तो ये और कहाँ वर्क करते थे? जो कंस्ट्रक्शन है किसका पैलेसेस हो गया, बिग बिल्डिंग्स हो गई, टैंक्स हो गया और रिजर्वायर्स में भी। तो सिमिलरली वीवर्स, ठीक है, वीवर्स जो कपड़े बुनने का काम करते थे, वीवर्स सच एज सिलियार और काइक कोलार्स इमर्ज्ड एज प्रॉस्परस कम्युनिटी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी बन के आने लगी। तो मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े जो मर्चेंट्स है, वो क्या है? डोनेशंस देने लगे टेम्पल्स में। तो सम एक्सपेक्ट्स ऑफ क्लोथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। तो देखिए काम इतना ज्यादा बढ़ने गया कि जो क्लॉथ मेकिंग है,
ठीक है, क्लॉथ मेकिंग जो वीवर्स का काम है वो इसको परे रखकर जो कॉटन, जैसे कॉटन क्लीनिंग का जो काम है, स्पिनिंग का जो काम है और डाइंग का भी काम है, तो ये है एक अलग अलग इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बन गया। जैसे कि कपड़ा बनाना है तो एक ही कम्युनिटी के लोग नहीं बना रहे, जो क्लीनिंग करने वाले अलग हो गए, स्पिनिंग करने वाले अलग हो, तो इसके क्या है स्पेशलाइज्ड और इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बन गया, अलग अलग जो इनका इसका जो वर्क है जो। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे एक शॉल का बॉर्डर, देखिए कितना सुंदर प्रिंट है ये। तो ये शॉल का बॉर्डर है, ठीक है, ये शॉल का बॉर्डर है उस समय का। तो यहाँ पे हमको देखेंगे चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन, ठीक है, चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन मतलब एक ही टाउन हो सकता है एक समय में बहुत ही प्रॉस्परस रहा होगा, उसकी बहुत वैल्यू रही होगी, इंपॉर्टेंस रही होगी, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सेंचुरी बाद हो सकता है उस टाउन का क्या है इंपॉर्टेंस पूरा खत्म हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि कुछ टाउन जो है जिसका इंपॉर्टेंस नहीं रहा हो और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या है उस टाउन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। आगे हम देखेंगे तो सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद गुजरात में है वेंट ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज बट लाइक थांजवर others like Thanjavur shrank in size and importance over the century। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे एक टाउन है अहमदाबाद में जो गुजरात में है, वो क्या है इंपॉर्टेंट कमर्शियल सिटी बन गया, लेकिन थांजवुर जिसके बारे में हम पहले पढ़ते आए हैं वो क्या है उसकी इंपॉर्टेंस और साइज क्या है धीरे धीरे कम होने लगी। वैसे ही है मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद कहाँ है वेस्ट बंगाल में, ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी, कहाँ पे है रिवर भागीरथी के बाजू में, विच रोज टू प्रोमिनेंस एज सेंटर फॉर सिल्क एंड बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704, डिक्लाइंड इन द कोर्स ऑफ सेंचुरी एज वीवर्स फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम चीप मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। तो यहाँ पे देखिए मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल में है, कहाँ पे है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर भागीरथी। इसमें यहाँ पे क्या है सिल्क बना करता था और एक कैपिटल सिटी था बंगाल का 1704 तक। लेकिन क्या है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, क्यों, क्योंकि जो है उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा। वहां के जो कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, जो सिल्क बनाने वाले लोग हैं, उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा। सिल्क महंगा आता है और उसको कंपटीशन फेस करना पड़े। जो चीप मिल, ठीक है, मिल से बने हुए जो कपड़े हैं जो इंग्लैंड से वो लाके बेचा करते थे, जो ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के लोग हैं, तो इससे उनको क्या है कंपटीशन में मात हो गए, मतलब वो हारने लगे कंपटीशन में और उनकी जो मुर्शिदाबाद है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कम होने लगी। अब उसके बाद हमको देखना है क्लोजर लुक में हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में। ये तीनों सिटीज हैं, इसके बारे में हमको देखना है। तो देखेंगे यहाँ पे एक व्यू है, द व्यू ऑफ वॉच टावर थ्रू अ ब्रोकन वॉल ऑफ एनक्लोजर ऑफ हम्पी। तो यहाँ पे एक वॉच टावर है और ये है हम्पी जो शहर है वो पूरा रुइन हो चुका है, मतलब खंडर में बदल चुका है। तो यहाँ पे देखिए एक वॉच टावर है और ये जो बाउंड्री है वो क्या है टूट चुकी है। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो ये पत्थर देखिए पूरा मतलब इंटरलॉकिंग तरीके से बनाया गया है इसे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सीमेंट या मोटर वगैरह यूज नहीं किया गया। आगे हम देखेंगे तो हम्पी, ठीक है, हम्पी इज लोकेटेड इन कृष्णा तुंगा भद्रा बेसिन विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड इन 1336। तो हम्पी जो है कहाँ पे है कृष्णा तुंगा भद्रा बेसिन में, ठीक है, और ये क्या है न्यूक्लियस मतलब सेंटर हुआ करता था, इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था किसका विजयनगर एम्पायर में। और विजयनगर कब फाउंड हुआ है 1336 में। तो द मैग्निफिसेंट रूइंस एट हम्पी रिवील अ वेल फोर्टिफाइड सिटी। तो मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही बड़ा, जो रूइन मतलब खंडर जो वहां पे है, उजड़ा हुआ शहर जो है वो क्या रिवील करता है, उससे क्या पता चलता है हम लोग को कि वो एक वेल फोर्टिफाइड सिटी हुआ करता था किसी टाइम में। तो यहाँ पे नो मोटर और सीमेंटिंग एजेंट, ठीक है, कोई भी मोटर या फिर कोई भी सीमेंटिंग एजेंट यहाँ पे यूज नहीं हुआ है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉल्स एंड द टेक्निक फॉलोड वाज टू वेज देम टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग। तो यहाँ पे जो है ईंटें जो है उसको क्या है इंटरलॉकिंग तरीके से जोड़ा गया है और ये जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट किया गया है। और फोर्टिफाइड सिटी, तो यहाँ पे दिस इज हाउ अ पोर्चुगीज ट्रेवलर डोमिगो पेस, ठीक है, डोमिगो पेस डिस्क्राइब हम्पी इन 16th सेंचुरी। तो यहाँ पे एक पोर्चुगीज ट्रैवलर है, क्या नाम है उसका, डोमिगो पेस, वो डिस्क्राइब कर रहा है हम्पी के बारे में जो कि 16th सेंचुरी की बात है। एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट वेयर दोस पास हु कम फ्रॉम गोवा दिस किंग हैज मेड विद इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी fortified with walls and towers. These walls are not like those of other cities but are made up of very strong masonry such as would be found in few other parts, and inside very beautiful rows of buildings made after their manners with flat roofs। तो यहाँ पे देखो ये एंट्रेंस में बता रहे हैं, जो गेट है वहां पे भी मतलब जो गोवा से आ रहे हैं जो पास कर रहे हैं वहां पे एंट्रेंस है। तो किंग जो है उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटी बना के रखा है, क्या है वो फोर्टिफाइड है पूरा, मतलब पूरे तरीके से बाउंड्री किया गया है बड़े वॉल्स से, ठीक है, टावर से।
तो टावर से क्या है वो देखते थे कि बाहर से कोई आ तो नहीं रहा है, कोई दुश्मन तो आ नहीं रहा है। और ये वॉल्स जो है वो दूसरी सिटी से बहुत ही अलग हुआ करते थे। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मशीनरीज हैं जो कि अलग जगह मतलब दूसरी जगह पे मिलना बहुत मुश्किल है। और ये भी बता रहे हैं कि वहां पे मतलब अंदर आप जैसे ही घुसेंगे तो आपको क्या है ब्यूटीफुल रोज ऑफ बिल्डिंग मिलेगा। बिल्डिंग लाइन से बनी हुई है और इतने मैनर्स में अच्छे मैनर में बना हुआ है जिसमें क्या है फ्लैट रूफ्स है, ठीक है, जो उनकी छत जो है वो क्या है फ्लैट है। अब हमको क्या देखना है, ड्यूरिंग देयर रूल द विजयनगर रूलर्स टुक कीन इंटरेस्ट इन बिल्डिंग टैंक्स एंड कैनाल्स। ठीक है, जो विजयनगर के रूलर्स थे वो क्या है टैंक्स और कैनाल्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो अनंत राज सागर टैंक, ठीक है, अनंत राज सागर टैंक वाज बिल्ड विद अ 1.37 किलोमीटर लॉन्ग अर्दन डैम अक्रॉस द मालदेवी रिवर। तो यहाँ पे एक अनंत राज सागर टैंक है जिसे बनाया है, जिसे जो कि कितना 1.37 किलोमीटर में बना हुआ है। और ये क्या है अर्दन डैम है, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ डैम है। और कहाँ पे है ये मालदेवी रिवर में। तो कृष्णा देवा राय ने क्या है बिल्ड ह्यूज स्टोन एम्बैंकमेंट बिटवीन टू हिल्स टू क्रिएट अ मासिव लेक नियर विजयनगरा फ्रॉम विच वाटर वाज कैरिड थ्रू द एडिकेट्स एंड चैनल टू इरिगेट फील्ड्स एंड गार्डन। तो कृष्णा देव राय ने भी क्या है एक एम्बैंकमेंट बनाया दो हिल्स के बीच में जिसमें क्या है टैंक में जो है पानी भरता था और उसे यूज किया जाता था गार्डन्स और फील्ड्स में। तो यहाँ पे देखेंगे द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वाज डिस्टिंक्टिव। तो डिस्टिंक्टिव मतलब बहुत ही अलग था जो आर्किटेक्चर था हम्पी का, जो बनाए गए थे बिल्डिंग्स जिसमें डिजाइन किए गए थे वो क्या थे बहुत ही अलग थे, बाकी जगह से जो बनाया जाता था उससे काफी अलग था। The building in the royal complex had splendid arches, domes and pillared hall with niches for holding sculptures। तो यहाँ पे देखिए जो रॉयल कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग्स बने हुए थे तो उसमें क्या है स्प्लेंडेड मतलब बहुत बड़े बड़े आर्चेस बने हुए थे। आर्चेस हम पहले देख चुके हैं। और डोम्स बने हुए रहते थे, डोम्स भी हम देख चुके हैं। पिलर्ड हॉल्स रहते थे, ठीक है, हॉल्स रहते थे जिसमें पिलर्स रहते थे। पिलर्स में क्या रहता था नीचेस रहते थे, ठीक है। नीचेस जो है जैसे ये अगर कोई पिलर है तो यहाँ पे अगर कोई डिजाइन डाल के उसको सपोर्ट के लिए बनाया गया उसे नीचेस कहा जाता है, नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स। दे ऑल्सो हैड वेल प्लान orchards and pleasure garden with sculptures motifs such as lotus and corbels। तो यहाँ पे जो है वेल प्लान ऑर्चर्ड मतलब बाग बगीचे हुआ करते थे। ऑर्चर्ड्स का मतलब होता है जब बगीचा होता है जहाँ पे फल वगैरह लगाए जाते हैं। और गार्डन प्लेजर गार्डन मतलब जहाँ पे लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं, जहाँ प्लेजर के लिए जाते हैं उसे प्लेजर गार्डन कहा जाता है। और स्कल्पचर मोटिव्स, ठीक है, स्कल्पचर मोटिव्स मतलब कुछ पिक्चर और पैटर्न बनाए जाते हैं जिसे लोटस और कॉर्वल्स का पैटर्न वहां पे बनाया गया था। इन इट्स हेडे इन 15th सेंचुरी हम्पी ब्लस्टर्ड विद कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। हेडे मतलब जब वो फला फूला करता था, जब वो अच्छे कंडीशन में था। और कब था 15th से 16th सेंचुरी के बीच में। तो हम्पी ब्लस्टर्ड मतलब फल फूल रहा था एकदम, मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज मतलब बहुत ही ज्यादा वहां पे कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो यहाँ पे देखिए मुस्लिम मर्चेंट चेतीज एंड एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पोर्चुगीज thronged the markets of Hampi। thronged मतलब होता है वहां पे वो क्या है भीड़ लगाए हुए रहते थे। तो यहाँ इतनी इंपॉर्टेंस थी इस सिटी के। तो जो मुस्लिम मर्चेंट्स हो गए, चेतीस हो गया, यूरोपियन ट्रेडर्स वहां पे मतलब भीड़ में रहते थे वहां पे उनके मार्केट में, हम्पी के जो मार्केट हुआ करते थे। तो टेम्पल्स वेयर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एंड देवदासीज परफॉर्म बिफोर द डाइटीज रॉयल्टी एंड मास्टर्स इन मेनी पिलर्ड हॉल्स इन विरूपक्षा टेम्पल अ फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल। विरूपक्षा टेम्पल जो है शिवा टेम्पल है। तो यहाँ पे जो टेम्पल्स है वो क्या है हब मतलब एक सेंटर हुआ करता था कल्चरल एक्टिविटीज का, जहाँ पे देवदासी, ठीक है, जो टेम्पल्स में डांस वगैरह करती थी, दिखाती थी, वो परफॉर्म करती थी किसके सामने, भगवान के सामने में भी, और रॉयल्टी मतलब राजा महाराजा के सामने में भी, और मासेस मतलब लोकल पब्लिक के सामने में भी। और ये डांस परफॉर्मेंस कहाँ हुआ करता था, विरूपक्षा टेम्पल में। तो द महानवमी फेस्टिवल नॉन टुडे as Navratri in the South was one of the most important festivals celebrated at Hampi। तो देखिए अभी जो हम रामनवमी मनाते हैं, नवरात्रि जो है ना महानवमी फेस्टिवल बोला जा रहा है, वो भी वहां पे साउथ में सेलिब्रेट किया जाता था हम्पी में। तो यहाँ पे देखेंगे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जाना पहचाना होगा, याद करिए कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। इसको हमने 50 रुपीज के नोट में देखा है। तो अगर नहीं देखा है तो अभी 50 रुपीज का नोट जो है अपने फादर या मदर से मंगिए और इसको देख के देखिए। अगर आप वर्किंग है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने तो ध्यान दिया ही दिया होगा। तो 50 कलर का जो ग्रीन नोट रहता है उसमें आपको ये ब्लूइश ग्रीन जो नोट रहता है उसमें आपको दिख जाएगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट have found the Mahanami platform where the king received guests and accepted tribute from subordinate chiefs. From here, he also watched dance and music performance as well as wrestling bouts। wrestling bouts का मतलब होता है कुश्ती मुकाबला करने वाले। तो देखिए एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था
महानवमी का, जहाँ पे जो किंग है वो गेस्ट वगैरह को ऑनर किया करते थे, उनसे ट्रिब्यूट मतलब वो गिफ्ट वगैरह अगर लाए रहते थे उसको एक्सेप्ट करते थे अपने सबॉर्डिनेट वगैरह से भी, और वहाँ पे डांस वगैरह देखा करते थे, कुश्ती वगैरह का परफॉर्मेंस भी देखा करते थे। तो हम्पी फेल इनटू ruin following the defeat of विजयनगरा in 1565 by दिल्ली डेक्कन सुल्तान्स। तो यहाँ पे जो हम्पी जो है फाइनली क्या हो गया, उसका अंत हो गया और वो खंडर के रूप में बदल गया जब जो डिफीट कर दिया गया, मतलब हार गए विजयनगर के जो लोग हैं 1565 में डेक्कनी सुल्तान्स के साथ। तो इसमें कौन से रूलर्स थे? द रूलर्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बिरार और बिदार। ये सारे लोग मिलके जो है यहाँ पे विजयनगर में हमला किए और वो हार गए। तो अब यहाँ पे हमको देखना है गेटवे टू द वेस्ट सूरत के बारे में। सूरत जो सिटी है, अभी भी सूरत की साड़ी आप मतलब जानते होंगे। तो सूरत जो है अभी अभी काफी फेमस है टेक्सटाइल अपने इंडस्ट्री के लिए। तो सूरत इन गुजरात वाज एम्पोरियम of the western trade during Mughal period along with Cambay and somewhat later। ठीक है, तो यहाँ पे देख एक प्लेसेस, ठीक है, एम्पोरियम का मतलब देखिए प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड। ठीक है, एम्पोरियम ये वो एक प्लेस होता है जहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग वैरायटी के जो प्रोडक्शन है, मतलब अलग अलग वैरायटी के गुड्स हैं जिसको कहीं पे भी प्रोड्यूस करके वहां पे लाया जाता था। एक सेंटर होता था जहाँ पे उसको लाया जाता था और वहां पे उसको सोल्ड भी किया जाता था। तो देखिए सूरत इन गुजरात एम्पोरियम ऑफ द वेस्टर्न ट्रेड। जो वेस्टर्न ट्रेड ट्रेडिंग कंपनीज है उनका क्या हुआ करता था, एम्पोरियम हुआ करता था, जहाँ पे लोग जैसे कि हमने देखा तो ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ठीक है, अलॉन्ग विद अब कैम्बे भी उसके साथ में था। तो सूरत और कैम्बे मिलके एक एम्पोरियम हुआ करते थे वहां पे। और समवॉट लेटर जो है अहमदाबाद भी इंक्लूडेड था। तो सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ओरमुज। ठीक है, तो सूरत क्या हुआ करता था, गेटवे हुआ करता था ट्रेड के लिए। किसी वेस्ट एशिया के जो लोग हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, डच हो गया, पोर्चुगीज हो गया, जो वहां से आ रहे हैं उनके लिए गेटवे हुआ करता था। और किससे, जो भी शिप्स है वो कहाँ से आते थे, गल्फ ऑफ ओरमुज से। तो सूरत हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, गेट टू मक्का। मक्का के बारे में हम पहले देख चुके हैं, बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप सेल फ्रॉम हियर। तो बहुत सारे जो तीर्थ यात्री है जो शिप्स है वो यहाँ से सेल आउट हुआ करती थी। द सिटी वॉज कॉस्मोपोलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड लिव्ड हियर। कॉस्मोपोलिटन मतलब अलग अलग वैरायटी के वहां पे लोग रहते थे, अलग अलग जाति धर्म के वहां लोग रहते थे। तो इन 17th सेंचुरी द पोर्चुगीज, ठीक है, 17th सेंचुरी की जो बात है, जब पोर्चुगीज हो गए, डच हो गया और इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेस एट सूरत। 17th सेंचुरी में जो है पोर्चुगीज, डच और इंग्लिश जो है अपनी फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस बना के रखे थे सूरत में। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल ओविंगटन, ठीक है, इंग्लिश क्रॉनिकल कौन, क्या नाम है इनका, ओविंगटन, हु रोट एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689। ऑन एवरेज 100 ships of different countries could be found anchored। एंकर्ड मतलब वहां पे बंधा हुआ, जो शिप को बांधा जाता है उसको एंकर्ड बोलते हैं, एट द पोर्ट एट एनी गिवन टाइम। तो यहाँ पे जो इंग्लिश क्रॉनिकलर है ओविंगटन, उन्होंने लिखा है कि एक समय में, ठीक है, किसी भी समय आप आ जाएंगे, जब उस समय की बात है 1689 की वो बात लिख रहे हैं। एन एवरेज, ठीक है, एन एवरेज और 100 शिप जो है वहां पे क्या हो गया, एंकर हुआ करते थे एनी टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज के। ठीक है, एंकर इस तरीके का एक आपने देखा होगा, इस तरीके का होता है एंकर। ठीक है, उससे शिप्स को क्या है पोर्ट में बांधा जाता है। तो देयर वेर ऑल्सो रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल्स के क्या होते थे वहां पे, रिटेल और होलसेल शॉप होते थे। रिटेल मतलब जहाँ पे आप चिल्लर में खरीद सकते हैं, चिल्लर मतलब सिक्के नहीं, आपको जैसे एक पीस खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं उस दुकान से। और होलसेल शॉप होती है जहां से आप लॉट में खरीदते हैं, मतलब आपको एक पूरा पैकेट खरीदना है या 100 पीसेस खरीदने हैं, 50 पीसेस खरीदने हैं। तो रिटेल आप 1-2 पीस खरीद रहे हैं तो, और होलसेल अगर आप बहुत सारे सामान खरीद रहे हैं तो। ठीक है, तो इसके अलग अलग शॉप्स होते हैं। The textiles of Surat were famous for gold lace border zaris and had a market in West Asia, Africa and Europe। तो देखिए जो टेक्सटाइल जो है सूरत में वो किसके लिए फेमस हुआ करता था, गोल्ड लेस बॉर्डर। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं, जरी वाली बॉर्डर, और उसका क्या मार्केट बहुत ही अच्छा था, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउस टू टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी। तो यहाँ पे जो सूरत है, वहाँ सूरत स्टेट में जो रूलर्स हैं उन्होंने क्या है बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बना के रखे थे, ताकि जो वहाँ ट्रेडर्स आ रहे हैं, मर्चेंट्स आ रहे हैं, उनका जो नीड है उसको पूरा कर सके और वहां पे आके रेस्ट कर सके। ठीक है, जो भी वहां पे सिटी में आ रहे हैं।
देयर वेर मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स एंड इनन्यूमरेबल प्रेशर पार्क। तो ये एक सिटी था जहाँ पे क्या है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। मैग्निफिशेंट मतलब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और इनन्यूमरेबल मतलब गिनती नहीं थी कितने सारे प्रेशर पार्क्स हुआ करते थे। और यहाँ पे देखिए द खतियावाड़ सेठ, खटियावाड़ सेठ और महाजन, ठीक है, जिन्हें मनी चेंजर्स कहा जाता था, हु हैड अ ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत। तो यहाँ पे खतियावाड़ सेठ और महाजन जो है उनके क्या है, बहुत सारे बैंकिंग हाउसेस हुआ करते थे। इट इज नोट वर्दी दैट सूरत हुंडीज वेयर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स इन कारियो इन इजिप्ट, बारसा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। तो यहाँ पे देखिए हुंडी का क्या मतलब होता है, इज ए नोट रिकॉर्डिंग अ डिपोजिट made by a person. The amount deposited can be claimed in another place by presenting the record of the deposit. तो हुंडी क्या है, एक नोट का रिकॉर्डिंग है, ठीक है। एक नोट दिया जाता है आपको कि हाँ भाई आपने पैसे वहां पे डिपॉजिट किया था, और जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है क्या है, उसको क्लेम कर सकते थे अगर आप दूसरे प्लेस में भी यूज, उस जो नोट का पीस है उसको दूसरे प्लेस में भी यूज कर सकते थे। तो देखिए सूरत की जो हुंडी है उसको फार ऑफ मतलब दूर दूर की जो मार्केट है उसमें वैलिड माना जाता था, जैसे कारियो इन इजिप्ट, बारसा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। तो हाउएवर सूरत बिकेम टू डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के आते आते सूरत भी क्या हो गया, डिक्लाइन होने लगा। दिस वाज बिकॉज मेनी ऑफ द फैक्टर्स, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है। तो पहला तो है लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मार्केट जो है वहां पे खत्म होने लगा। प्रोडक्टिविटी क्यों, क्योंकि जो मुगल रूल है उस समय क्या हो गया, डिक्लाइन होने लगा। और देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, कंट्रोल ऑफ the sea routes by Portuguese and competition from Bombay, where English East India Company shifted its headquarters in 1668। तो देखो सी में जो कंट्रोल, सी रूट जो है उसको अब कौन कंट्रोल करने लगे, पोर्चुगीज और कंट्रोल करने लगे। और कंपटीशन हो गया जो बॉम्बे है, ठीक है, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर क्या है शिफ्ट कर लिया 1668 में। तो सूरत अभी भी जैसे अब उस समय तो डिक्लाइन हो गया था, लेकिन सूरत इसे बस्टिंग कमर्शियल टाउन अभी भी क्या है, ये बस्टिंग कमर्शियल टाउन है। तो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, मछलीपट्टनम। ट्रबल्ड वाटर मतलब जहाँ पे मतलब मछली पकड़ना भी मुश्किल हो, और इसी जगह को बोलते हैं मछलीपट्टनम। द टाउन ऑफ मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटरली फिश पोर्ट टाउन ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर। तो ये जो मछलीपट्टनम टाउन है ये कहाँ पे है, डेल्टा रिवर में। कौन सा, डेल्टा ऑफ द कृष्णा रिवर में। तो इन द 17th सेंचुरी इट वाज द सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी। तो 17th सेंचुरी में यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी, बहुत सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो बोथ इंग्लिश एंड ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मछलीपट्टनम एज इट बिकेम द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द आंध्रा कोस्ट, ठीक है। तो मछलीपट्टनम जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था, कहाँ पे, आंध्रा कोस्ट में। तो डच और इंग्लिश जो है इसको कंट्रोल करके रखना चाहते थे। द फोर्ट एट मछलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय डच। तो डचेस ने जो डच कंपनी, तो डच के जो लोग हैं उन्होंने मछलीपट्टनम में क्या है, फोर्ट भी बनाया था। अब यहाँ पे एक पुअर फिशर टाउन, ठीक है, एक पुअर फिशर टाउन मतलब गरीब सा, जहाँ पे सिर्फ मछलियां मिलती हैं, उस टाउन के बारे में बताया है। इस टाउन को कौन सा टाउन है, ये मछलीपट्टनम। तो यहाँ पे फैक्टर देखिए, फैक्टर क्या है, ऑफिशियल इंचार्ज होता है, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी का कोई ऑफिशियल इंचार्ज है उसको फैक्टर कहा जाता था। तो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मछलीपट्टनम बाय विलियम मैथफोर्ड, अ फैक्टर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1620। तो ये फैक्टर है, एक ऑफिसर है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्या नाम है इनका, विलियम मैथवुड। इन्होंने लिखा है, दिस इज अ चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा वेयर द राइट worshipful East India Company had their agent. It is a small town but populous, unwalled, ill-built, and was situated within all the springs are black. Within all the springs are brackish. It was first a poor fisher town. Afterwards, the convenience of the road, a place where the ships can anchored, made it a residence for merchants, and so continues still since ever. And the Dutch nation frequented this. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सिटी जो है पहले क्या हुआ करता था, पॉपुलस तो था लेकिन अनवॉल था, अच्छे से बना हुआ नहीं था। लेकिन क्या है, धीरे धीरे क्या है, इसका डेवलपमेंट हुआ, कन्वीनियंस जो रोड वगैरह बनाए गए शिप को एंकर करने के लिए। तो इससे क्या हो गया, जो मर्चेंट्स वहां रहने लगे, और डच भी जो है वहां पे फ्रिक्वेंट अपना कोस्ट वगैरह जो है कंट्रोल करने लगा। द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा इम्पोस्ट। तो कुतुब शाही जो रूलर्स हैं गोलकोंडा के, वो क्या है, इम्पोस्ट रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू प्रिवेंट ट्रेडिंग passing completely into the hands of various East India Company। तो देखो कुतुब शाही रूलर्स है जो गोलकोंडा के, वो क्या है, एक शाही मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल करना। तो उन्होंने शाही तरीके से कंट्रोल करना चालू किया। जो सेल ऑफ टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस, जिसके लिए जो बाहर से जो ईस्टर्न कंपनी जो है
जो आ रहे हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आ रही है टेक्सटाइल और स्पाइसेस के लिए, उसको क्या है वो कम्प्लीटली कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है वो कंट्रोल कर सके। तो फियर्स कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप। फियर्स का मतलब यहाँ पे जंगली नहीं है, फियर्स का मतलब है यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होने के कारण जो ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं, तो ये ट्रेडिंग ग्रुप्स कौन से हैं? गोलकोंडा नोबल्स हो गया, पर्शियन मर्चेंट्स हो गया, तेलुगु कोमाती चित्तीज हो गया, यूरोपियन ट्रेडर्स हो गया, मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्परस। तो ये ये इतने सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स के कारण जो है सिटी क्या है पॉपुलस और प्रॉस्परस हुई। एज द मुगल बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला, who was also a merchant, began to play off the Dutch and English against each other। तो देखिए एज द मुगल्स, ठीक है, मुगल जो है जैसे जैसे अपना पावर एक्सटेंड करने लगे तो वो गोलकोंडा तक पहुंच गए। तो गोलकोंडा में क्या किया कि उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा, एक गवर्नर भेजा, ताकि मीर जुमला, ठीक है, मीर जुमला को भेजा। वो क्या था? एक मर्चेंट था, उसे वहां पे भेजा और वहां पे वो क्या करने लगा? डच और इंग्लिश को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगा। तो इन 1686 एंड 87 मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्टेड गोलकोंडा। तो 1686 और 87 के बीच में जो है मुगल एम्परर औरंगजेब ने क्या है गोलकोंडा को अपने अंदर ले लिया। This caused the European companies to look for alternative। तो अब जो है यूरोपियन कंट्रीज क्या है दूसरे अल्टरनेटिव्स को ढूंढने लगे कि कहीं और से अब ट्रेडिंग करा जाए। तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शन विद प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब हम पहले देख चुके हैं, हिंटरलैंड का मतलब होता है एरिया अवे फ्रॉम पोर्ट वाला जो सिटी है उससे दूर वाला जो सिटी है उसको हिंटरलैंड कहा जाता है इजी शब्द में। तो देखिए वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब देखिए जो गोलकोंडा है उसको औरंगजेब ने हड़प लिया। तब जो यूरोपियन कंपनीज है ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब क्या सोचने लगे, अब दूसरा कुछ टेक्निक अपनाना पड़ेगा। और वो लोग ये भी सोचने लगे कि जो कनेक्शन है, जो हिंटरलैंड है पोर्ट सिटी का कनेक्शन है, बस उतना ही काफी नहीं है। तो न्यू कंपनी ट्रेडिंग सेंटर इट was felt should combine political, administrative और commercial role। तो अब ये न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स हैं वहाँ पे ये फेल्ट हुआ कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल तीनों तरीके के रोल जो है निभाने पड़ेंगे जो कंपनी की ट्रेडिंग सेंटर है वहां पर। तो एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव्ड टू बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, ठीक है, जो बॉम्बे कैलकाटा पहले बोला जाता था, अब कोलकाता बोला जाता है, मद्रास जिसको अभी चेन्नई बोला जाता है। तो मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ 18th century, became being today nothing more than a dilapidated little town। dilapidated town मतलब खराब हो चुका, मतलब एक उजड़ा हुआ छोटा सा शहर ही है बस। और मछलीपट्टनम में वहां पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब देखिए ट्रेडिंग कंपनी जो है वहां पे उनको कुछ दिख नहीं रहा था, उनको समझ नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो सेंटर है उसको क्या बना दिया, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास को अपना सेंटर बना दिया। अब हमको देखना है न्यू टाउन्स और ट्रेडर्स के बारे में। In the 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textiles which were popular in Europe and West Asia। तो देखिए 16th और 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं ना वो स्पाइसेस और टेक्सटाइल की खोज में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, जो कि यूरोप और वेस्ट एशिया में काफी फेमस था। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East। तो देखिए इंग्लिश, डच और फ्रेंच ने क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की और वो अपना जो है कमर्शियल एक्टिविटी ईस्ट में फैलाने का सोचे। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गाफर एंड विरजी वोहरा हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कम्पीटेड विद देम। तो यहाँ पे देखिए जो इंडियन ट्रेडर्स हैं मुल्ला अब्दुल गाफूर और विरजी वोहरा, ये इनके साथ कम्पीट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, यूरोपियन कंपनीज जो है अपना नेवल पावर जो है उसका यूज करके जो कंट्रोल है सी रूट है, सी ट्रेड है, उसको कंट्रोल करके रख दिया। और जो इंडियन ट्रेडर्स है उसको फोर्स कर दिए कि वो अपने एजेंट की तरह उनके साथ जो है उनके एजेंट की तरह काम करें। तो अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज्ड एज अ मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो धीरे धीरे इसलिए ऐसा ही मतलब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब देखिए इंग्लिश जो है जो इंग्लिश पीपल जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने जो अपना कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर है हमारे सब कॉन्टिनेंट में फैला दिया। तो ये जो है हम नेक्स्ट ईयर बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं जब हम
जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत ही डीप में पढ़ेंगे इन सब चीजों को। द स्पर्ट इन द डिमांड फॉर गुड्स गुड लाइक टेक्सटाइल लेड टू ग्रेट एक्सपांशन ऑफ क्राफ्ट्स ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा। तो स्पर्ट मतलब इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स, ठीक है, कौन से गुड्स लाइक टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल से इससे क्या है एक्सपांशन ऑफ मतलब वीविंग, स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा, इसके लिए बहुत ज्यादा लोग क्या है लगने लगे इस काम को करने के लिए। तो इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। तो जो टेक्सटाइल डिजाइन है इंडियन का, जो उसको काफी रिफाइंड कर दिया गया, मतलब बहुत ही बारीक काम होने लग गया, एकदम परफेक्शन से काम होने लगा। हाउएवर दिस पीरियड आल्सो सो द डिक्लाइन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन। और इस टाइम में जो है जो क्राफ्ट पर्सन है जो अपने तरीके से बनाते थे, उनकी जो आजादी है उन्हें भी छीन लिया गया। दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन द सिस्टम ऑफ advance, which mean that they had to weave cloth which was already promised to European agent। तो अब देखिए कैसे काम हो रहा है, उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, पहले उनको काम करके देना पड़ता था, अपना रॉ मटेरियल लगा के उन्हें कपड़े बनाने पड़ते थे और यूरोपियन एजेंट को देना पड़ता था। तो वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी of selling their own clothes or weaving their own patterns. They had to reproduce the design supplied to them by company agent। तो कंपनी एजेंट जैसा बोलते थे उनको वैसा बनाना पड़ता था, उनके पास कोई आजादी नहीं थी। जो डिजाइन वो बोलते थे उनको वैसा ही डिजाइन बनाना पड़ता था। वो लेके आते थे, यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं, कंपनी वाले जो लोग हैं, वो डिजाइन लेके आते थे और उनको जो वीवर्स हैं उनको उस तरीके का डिजाइन बनाना पड़ता था। The 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras। तो 18th century में जो है 3 सिटीज जो है ज्यादा उभर के आई। कौन कौन से हैं? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है कि कौन से सिटीज कब कब उभर के आए, कब कब डिक्लाइन हुए, कौन से सिटीज में क्या क्या प्रोड्यूस होता था, सारी चीजें आपको हमेशा याद रखना है। विच आर नोडल सिटीज टुडे। तो अभी भी ये अच्छे सिटीज है, बड़े बड़े सिटीज है, नोडल सिटीज। तो क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस were moved into black towns established by European companies within these new cities। ये 3 न्यू सिटीज में उन्होंने और क्या बनाया? ब्लैक टाउन्स, ठीक है, जहाँ पे मर्चेंट्स और आर्टिशन, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मर्चेंट्स और आर्टिशन थे, वो यहाँ पे रह के काम किया करते थे। तो इनके ब्लैक टाउन्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो हमको ब्लैक मानते थे, इंडियन पीपल को ब्लैक मानते थे और अपने आप को व्हाइट माना करते थे। तो द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स, ठीक है, जो यहाँ के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेटिव ट्रेडर, नेटिव मतलब उसी जगह के, एंड क्राफ्ट पर्सन वेर कंपाइंड हियर वेल द व्हाइट रूलर्स, ठीक है। तो ब्लैक या फिर नेटिव ट्रेडर्स जिसको बोल रहे हैं, और क्राफ्ट पर्सन जो है उनको क्या है वहीं पे रखा जाता था, जो ब्लैक टाउन्स है वहां पे। और जो व्हाइट रूलर्स हो गए वो कहाँ जाते थे? सुपीरियर रेसिडेंस, बहुत बड़े बड़े उन्होंने रेसिडेंस बना के रखे थे। सुपीरियर मतलब बहुत अच्छा। और वो कहाँ कहाँ हुआ करता था? फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में और फोर्ट सेंट विलियम कलकत्ता में। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। जैसे कि मैंने बताया, जब हम एंशियंट जो ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? मेडिवल। 6th में हमने क्या पढ़ा था? एंशियंट, ये हो गया मेडिवल मिडिल का। और 8th में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट ईयर और अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बॉम्बे स्ट्रीट दिया है अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम में। तो देखिए यहाँ पे ये हुक्का पी रहा है और ये कुछ सामान वगैरह उठाने का है, ठीक है। अब ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है। हमको थोड़ा सा बाहर का भी दुनिया देखना है, जहाँ पे हम वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करेंगे। तो इन 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर अंडरटुक अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट। मतलब बहुत सारे जो कि बहुत खतरनाक हुआ करते थे सी रूट्स को डिस्कवर करने की कोशिश कर। एक्सप्लोरेशन मतलब डिस्कवर करना। दे वर ड्रिवन बाय द डिजायर टू फाइंड वे ऑफ रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑब्टेनिंग स्पाइसेस। तो यहाँ पे उनका इच्छा क्या था कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंचे और स्पाइसेस जो है उनको खरीदे और अपने मार्केट में बेचे। तो इसके लिए देखिए वास्को ड गामा अ पोर्चुगीज सेलर सेल्ड डाउन द अफ्रीकन कोस्ट, वेंट राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस्ड ओवर द इंडियन ओशन। तो यहाँ पे वास्को ड गामा कौन है? पोर्चुगीज सेलर है। कहाँ से आए वो? अफ्रीकन कोस्ट से। और केप ऑफ गुड होप होते होते वो उन्होंने इंडियन ओशन को क्रॉस किया। तो हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन एन ईयर एंड ही रीच्ड कैलिकट इन 1498। तो इन्होंने जब पहली जर्नी चालू की तो पहली जर्नी में उनको 1 साल लगा ये रूट को फाइंड आउट करने के लिए। और वो कहाँ पहुंचे? कैलिकट इन 1498 में। एंड रिटर्न टू लिस्बन द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल द फॉलोइंग ईयर। तो और 1498 में पहुंचे और जो लिस्बन है उनका जो कैपिटल है पोर्टुगल का, वहां वो चले गए उसी साल में। तो ही लॉस्ट 2 of his 4 ships and 170 men at the start of the journey, only 54 survived। तो यहाँ पे देखेंगे उन्होंने
उन्होंने क्या है 4 अपने जो शिप्स हैं उनको खो दिया। 2 शिप जो है, 4 शिप उनके पास थे, उसमें से 2 शिप उन्होंने खो दिया और 170 मैन उनके पास थे, जिनमें से 54 सर्वाइव कर पाए। इन स्पाइट ऑफ ऑब्वियस हजार्ड, ठीक है, ऑब्वियस हजार्ड द रूट्स वेयर ओपनड अप, प्रूव्ड टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एंड ही वाज फॉलोड बाय इंग्लिश, डच और फ्रेंच सेलर्स। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या है एक रूट फाइंड आउट किया, बहुत ही ज्यादा हजार्ड मतलब बहुत ही खतरा उन्होंने जोखिम लिया और ये रूट को फाइंड आउट किया और ये रूट क्या है बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा। तो इनके पीछे पीछे और कौन आ गए, इंग्लिश, डच और फ्रेंच सेलर्स। द रिसर्च ऑफ सी रूट्स टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉलोआउट। तो यहाँ पे और क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी यहाँ पे एक रूट फाइंड आउट करने की कोशिश की ऑन द अजम्पशन दैट अर्थ वाज राउंड। ठीक है, उन्होंने क्या अजम करके चले अर्थ राउंड है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन decided to sail westward across the Atlantic Ocean to find the route to India. He was landed in West Indies, which got his name because he was in confusion in 1492. तो 1492 में देखिए वो क्रिस्टोफर कोलंबस एक दूसरे आइलैंड में पहुंचे, एक दूसरे जगह में पहुंचे, उनको क्या लगा ये इंडिया है, ठीक है, इसलिए उसका नाम, उस जगह का नाम वेस्ट इंडीज, आज जो अभी के डेट में वेस्ट इंडीज है उसका नाम ऐसे ही पड़ा, क्योंकि उन्होंने कंफ्यूजन में उसको इंडिया बोल दिया, इसलिए उसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ा। तो ही वाज followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal who occupied large part of सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ऑफन डिस्ट्रॉइंग अर्लियर सेटलमेंट इन द एरिया। तो देखिए इसके बाद जो है उन्होंने सी रूट फाइंड आउट कर लिया वेस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया के लिए। तो इसके बाद उसके पीछे पीछे कौन आए, स्पेन और पोर्तुगल के लोग वहां पे आए और वो सेंट्रल और साउथ अमेरिका का पार्ट है उसका जो पहले का सेटलमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करके अपना वहां पे रूल लगा दिया। तो देखिए ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो होप करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।